हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग UEET के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि UEET में मैंने आपको 2 लेक्चर बता दिया है। पहले लेक्चर में मैंने आपको प्रकाश की प्रवृत्ति यानी नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश का जो नेचर होता है इसके बारे में बताया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली इल्यूमिनेशन से संबंधित जो कि आपको पहले चैप्टर में दिया गया है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे प्रकाश स्रोत होते हैं उससे जो भी हमारा प्रकाश निकलता है उस प्रकाश की मात्रा सभी दिशाओं में एक समान नहीं होती है। जैसे अगर आप अपने घर पर कोई लाइटनिंग स्कीम बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि प्रकाश हर जगह एक समान नहीं है। कहीं प्रकाश का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो कहीं प्रकाश का स्तर कम होता है। तो दोस्तों, हमें क्या चाहिए कि प्रकाश का एक समान मान चाहिए कि हर जगह प्रकाश एक समान हो। तो प्रकाश के मान को समान करने के लिए या एक समान करने के लिए हम लोग जो भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है उसका औसत मान ज्ञात करते हैं। दोस्तों, औसत मान मतलब उसकी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं या उसकी गणना करते हैं। तो दोस्तों, इसी औसत मान को यानी एवरेज मान को हम लोग एक कर्व के द्वारा ज्ञात करते हैं जिसको पोलर कर्व कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोलर कर्व क्या होता है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये देखिए आप यहाँ पर पोलर कर्व एक प्रकार का ग्राफ है जो सभी दिशाओं में ल्यूमिनस इंटेंसिटी को दर्शाता है। यहाँ पर जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है पोलर कर्व जो होता है एक प्रकार का क्या है, ग्राफ है जो सभी दिशाओं में ल्यूमिनस इंटेंसिटी को दोस्तों क्या होता है, दर्शाता है। अब ये पोलर कर्व हम 2 तरह से खींच सकते हैं या 2 तरह से पोलर कर्व खींचा जाता है, एक हॉरिजेंटल पोलर कर्व, दूसरा वर्टिकल पोलर कर्व। तो दोस्तों, हॉरिजेंटल पोलर कर्व को हम लोग क्षैतिज यानी क्षैतिज पोलर कर्व और वर्टिकल पोलर कर्व को हम लोग ऊर्ध्वाधर पोलर कर्व कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पोलर कर्व होते हैं इसके द्वारा हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी जो हमारा हॉरिजेंटल पोलर कर्व है या जो वर्टिकल पोलर कर्व है उसके द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हॉरिजेंटल पोलर कर्व। तो ये जो हॉरिजेंटल पोलर कर्व होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए ये जो हॉरिजेंटल पोलर कर्व होता है यह एक्स एक्सिस के अबाउट यानी सिमेट्रिकल होता है और इसके द्वारा मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर निकालते हैं। यानी आप ध्यान देंगे कि जो हमारा हॉरिजेंटल पोलर कर्व होता है उसके द्वारा MHCP यानी मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर यानी कैंडल पावर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पिछली वाले वीडियो लेक्चर में बताया है। कैंडल पावर जो होता है, जो हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंडल पावर कहते हैं। इसकी यूनिट कैंडल पावर होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की या कैंडला होती है। तो ये कैंडल पावर हम लोग निकालते हैं किसके द्वारा, मीन हॉरिजेंटल कैंडल जो मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर है यानी MHCP है, इसके द्वारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का औसत मान हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। और इसको हम लोग एक्स अक्ष के अनुदिश खींचते हैं, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। दोस्तों, ये ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और इस पर जो है सभी दिशाओं में आपको कुछ एंगल पर जो है कोण खींचे गए हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस के अनुदिश हम लोग इस ग्राफ को खींचते हैं और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो हमारा हॉरिजेंटल पोलर कर्व है उसके द्वारा MHCP ज्ञात करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे MHCP क्या होता है। तो अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा वर्टिकल पोलर कर्व। यहाँ पर जैसे आप देखिए वर्टिकल पोलर कर्व, ये वर्टिकल पोलर कर्व सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि यह Y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। कहने का मतलब यह है कि जो वर्टिकल पोलर कर्व होता है इसको हम लोग Y अक्ष के सममित यानी सिमेट्रिकल खींचते हैं।
और इसके द्वारा मीन स्फेरिकल कैंडल पावर यानी MSCP और मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर यानी MHSCP ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो ये दोनों बातें आपको आगे सीखने को मिलेगी कि MSCP क्या होता है और MHSCP क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नोट में आपको कुछ बातें लिखी हुई दिख रही हैं। तो यहाँ नोट में आप देखिए, नोट में लिखा गया पोलर कर्व एक ग्राफ होता है जो विभिन्न दिशाओं में प्रकाश स्रोत की ल्यूमिनस इंटेंसिटी को दर्शाता है, जो कि मैंने आपको इस बात को पहले भी बता दिया। और दोस्तों यह पोलर कर्व आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको वाई अक्ष के अनुदिश खींचा गया। जैसे आप जानते हैं कि ग्राफ हमारे दो यानी एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस। तो यह वाई एक्सिस है और इसी के अनुदिश अलग अलग एंगल पर हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल पोलर कर्व को खींचते हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए हम लोग दोस्तों सीखेंगे MHCP, MSCP और MHSCP क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है MHCP क्या होता है। MHCP यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है MHCP, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर दोस्तों कहते हैं, और हिंदी में औसत गोलाकार कैंडल शक्ति कहते हैं, औसत गोलाकार कैंडल शक्ति। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, गोला। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, गोला या गोलाकार। तो गोलाकार का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास कोई प्रकाश स्रोत है और उस प्रकाश स्रोत से जो भी हमारे प्रकाश निकलेगी वो सभी दिशाओं में निकले, तो सभी दिशाओं में निकले उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल कहते हैं दोस्तों। और सभी दिशाओं में जो प्रकाश का मात्रा यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी उसी को हम, उसके औसत मान को हम लोग क्या कहते हैं, MHCP कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा चारों दिशाओं में यानी सभी दिशाओं में फेंके गए प्रकाश के औसत मान को हम लोग क्या कहते हैं, MHCP कहते हैं। और MHCP बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए MHCP बराबर 5/4 पाई होता है, जहाँ फाई क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है जिसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होती है। और 4 पाई क्या होता है, सॉलिड एंगल का अधिकतम मान होता है जिसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। तो MHCP की जो यूनिट होती है दोस्तों वो ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होती है। तो उम्मीद है MHCP क्या होता है यह आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे MHCP क्या होता है। यानी यहाँ पर देखिए MHSCP यानी मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर, जैसे कि आपको इसका फुल फॉर्म लिखा गया है, मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर, और हिंदी में कहते हैं औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति। तो अर्धगोलाकार का मतलब क्या होता है, जैसे गोला है, गोले को बीच में से आप काट दीजिए तो एक भाग उसका क्या कहलाएगा, अर्धगोलाकार। इंग्लिश में उसको हेमी स्फेरिकल कहेंगे। तो यानी किसी प्रकाश स्रोत द्वारा अर्धगोलाकार यानी हेमी स्फेरिकल के या तो नीचे या तो ऊपर जो हमारा प्रकाश का औसत मान होता है उसी को MHSCP कहते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा क्षैतिज तल के ऊपर या नीचे भाग में फेंके गए प्रकाश के औसत मान को MHCP कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इस फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है कि क्षैतिज माने एक्स अक्ष के या तो ऊपर या तो नीचे जो भी हमारा प्रकाश होगा, फेंके गए प्रकाश के औसत मान को हम लोग MHCP कहेंगे। और इसमें हम लोग या तो ऊपर या तो नीचे यानी अर्धगोलाकार की बात कर रहे हैं। तो अर्धगोलाकार में जो हमारा MHCP होगा MHSCP होगा, उसका मान जो होगा दोस्तों यह 5/2 पाई होगा, क्योंकि 4 पाई वह गोला पूरे गोलाकार के लिए होता है और 2 पाई अर्धगोला के लिए है। तो यहाँ पर इसकी यूनिट भी होगी दोस्तों ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। तो उम्मीद है MHSCP क्या है दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि MHCP क्या है। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है MHCP दोस्तों, इंग्लिश में इसको हम लोग मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर कहते हैं, मैंने मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर कहते हैं। औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति। अब ये होता क्या है, तो यानी
इसको आप देखिए किसी प्रकाश स्रोत द्वारा केवल क्षैतिज तल पर, यहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया किसी प्रकाश स्रोत द्वारा केवल क्षैतिज तल पर अर्थात एक्स एक्सिस पर फेंके गए प्रकाश के औसत मान को MHCP कहते हैं। यानी क्षैतिज तल पर, जैसे यहाँ पर आपको छोटे से फिगर से आपको दिखाया गया क्षैतिज तल माने एक्स एक्स पर अगर कोई प्रकाश आ रहा है तो उसके औसत मान को हम लोग क्या कहते हैं, MHCP कहते हैं। और MHCP बराबर होता है फाई अपान ओमेगा, जहाँ ओमेगा क्या है दोस्तों, यह घन कोण होता है और घन कोण की जो यूनिट होती है वह क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। और जो हमारा ज्योति फ्लक्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन पर स्टेरेडियन हमारे MHCP की क्या हो जाएगी दोस्तों, यूनिट हो जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर आपको दिख रही है, ब्राइटनेस। दोस्तों क्या होता है ब्राइटनेस, यानी आपको चमकीलापन किसे हम लोग कहते हैं। तो चमकीलापन क्या होता है, जैसे किसी ज्योति तीव्रता, यानी ज्योति तीव्रता का मतलब क्या है कि लिमिनस इंटेंसिटी द्वारा किसी एकांक क्षेत्रफल को प्रोजेक्ट किया जाए, यानी उस पर प्रकाश फेंका जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारे ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी और जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा उसके अनुपात को ब्राइटनेस कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है ब्राइटनेस यानी चमकीलापन, या इसी को ल्यूमिनेंस भी कहते हैं दोस्तों। यानी एकांक प्रोजेक्टेड एरिया को चमकाने वाली ज्योतीय तीव्रता को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइटनेस कहते हैं। और इसको B से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और B बराबर दोस्तों क्या होता है, I/A होता है, जहाँ B को हम लोग ब्राइटनेस कहते हैं, I हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है और EP मतलब क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए ब्राइटनेस क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग कुछ नेक्स्ट डिफिनीशन देखेंगे, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखा गया है रिडक्शन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, इसको आपको देखना है। रिडक्शन फैक्टर, तो ये रिडक्शन फैक्टर हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, परिवर्तन गुणांक कहते हैं। और रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, पीछे जो आपको मैंने समझाया MHCP और MHCP का जो अनुपात होता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है MHCP और MHCP का जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। और इसकी यूनिट कोई नहीं होती है, क्योंकि MHCP की भी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, और MHCP की भी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। दोनों यूनिट आपस में कट जाएंगी, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यह यूनिट लेस होगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि रिडक्शन फैक्टर आपको समझ में आया होगा क्या है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं उपयोगिता गुणांक। यहाँ पर देखिए लिखा गया उपयोगिता गुणांक या उपयोगिता गुणक। तो अब देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू कितना होती है दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए 0.3 से 0.5 के बीच में इसकी क्या होती है, यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू होती है। और यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर फाई यूटिलाइज बटे फाई टोटल। तो फाई यूटिलाइज बटे फाई टोटल, तो सबसे पहले फाई दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, फाई को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई या डेल एफ से हम लोग क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, यानी ल्यूमिनस फ्लक्स होता क्या है, एक बार आप सुन लीजिए। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। यह पहले मैंने आपको बता दिया है कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होती है। इसको फाई या डेल एफ से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर फाई यूटिलाइज बटे फाई टोटल का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कहने का मतलब कोई आपके पास प्रकाश स्रोत है, कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है, कोई CFL है, कोई LED लाइट है। उस प्रकाश स्रोत से जो टोटल प्रकाश निकलेगा, समझ रहे हैं आप, जो है जितना ल्यूमन टोटल प्रकाश निकलेगा वह टोटल का टोटल प्रकाश यूटिलाइज्ड नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। कुछ वायुमंडल में धूल कण या जो हमारे मॉइस्चर हैं ये प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे। तो यही आपको बताया गया कि जो टोटल प्रकाश होगा, यानी टोटल हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स होगा, और जो यूटिलाइज्ड होगा यानी यूटिलाइज्ड बटे टोटल का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूटिलाइजेशन फैक्टर कहेंगे।
तो ये आपका यूटिलाइज मतलब कम ही होगा और सोर्स से ज़्यादा निकलेगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। वो कितना होती है 0.3 से 0.5 यहाँ पर जैसे आपको लिखा गया दोस्तों ऊपर। अब देखिए इसकी परिभाषा भी आप देख सकते हैं, किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा टोटल उत्सर्जित किए गए प्रकाश का कुछ भाग कार्य सतह पर यूज होता है, अतः यूज ज्योतीय फ्लक्स तथा टोटल फेंके गए ज्योति फ्लक्स के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं, यानी उपयोगिता गुणक कहते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है दोस्तों। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया मेंटेनेंस फैक्टर, यानी मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब क्या है, अनुरक्षण गुणांक। तो दोस्तों मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.4 से 0.8 के बीच में होती है। जो हमारा मेंटेनेंस फैक्टर होता है इसकी वैल्यू 0.4 से 0.8 के बीच में होती है। और मेंटेनेंस फैक्टर बराबर क्या होता है, ई नॉर्मल बटे ई आइडियल। यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया मेंटेनेंस फैक्टर बराबर ई नॉर्मल बटे ई आइडियल। और ई क्या होता है दोस्तों, इल्यूमिनेशन होता है, यानी प्रदीपन होता है। और प्रदीपन होता क्या है ये मैं आपको पहले ही बता दिया था, आज मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है प्रदीपन। प्रदीपन को हम लोग दोस्तों जैसे कहते हैं कि एकांक एरिया पर, यानी एकांक एरिया पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन या प्रदीपन कहते हैं। एकांक एरिया पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को हम लोग प्रदीपन कहते हैं, यानी इल्यूमिनेशन कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वह क्या होती है, लक्स होती है, या लक्स होती है इसकी यूनिट प्रदीपन की। तो आप यहाँ पर देखिए जो प्रदीपन होता है उसकी यूनिट लक्स या मीटर स्क्वायर या गिलबर्ट होती है, ये 3 यूनिट होती है दोस्तों। ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है। प्रदीपन यानी एकांक एरिया पर जो प्रकाश की मात्रा होती है, या एकांक एरिया पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को हम लोग प्रदीपन कहते हैं। और मेंटेनेंस फैक्टर बराबर क्या होता है, ई नॉर्मल बटे ई आइडियल, यानी नॉर्मल अवस्था में प्रदीपन और आइडियल माने आदर्श अवस्था में प्रदीपन का जो अनुपात होगा उसको मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। तो अब कहेंगे कि आइडियल का मतलब क्या है और नॉर्मल का मतलब क्या है। तो दोस्तों जैसे आइडियल का मतलब ऐसे आप समझिए कि जहाँ पर भी आप लाइटिंग व्यवस्था कर रहे हैं, जिस स्थान पर भी आप लाइटिंग व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पर लाइट का बिल्कुल लॉस ना हो। जो हमारी लाइटनिंग स्कीम हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमारी लाइट जो भी है वो बिल्कुल बेकार ना जाए, टोटल की टोटल लाइट यूटिलाइज्ड हो। तो बताइए ऐसा पॉसिबल है? आप अपने घर के कमरे को अगर उजाला करना चाहते हैं तो खिड़की दरवाजे से प्रकाश बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो जो बाहर निकल गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट लाइट कहते हैं। तो दोस्तों यानी आइडियल का मतलब क्या है कि हमारी लाइट बिल्कुल वेस्ट ना हो, उस स्थिति में हमारा प्रदीपन। और नॉर्मल में जब हम लोग जहाँ हम लोग एक्चुअल में प्रदीपन करते हैं उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए दोस्तों डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है, यानी हास्य गुणांक। यहाँ पर देखिए डिप्रिसिएशन फैक्टर यानी हास्य गुणांक। सबसे पहले इसको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है 1.2 से 1.25 के बीच में होता है। और ये डिप्रिसिएशन फैक्टर होता क्या है, ये जो होता है 1/, मेंटेनेंस फैक्टर जो का अनुपात 1 में अगर मेंटेनेंस फैक्टर से भाग लगा दें तो जो वैल्यू आपको निकल के आएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन फैक्टर कहते हैं दोस्तों। तो यह बिल्कुल आसान है, आप इसको जानते रहिए। डिप्रिसिएशन फैक्टर बराबर क्या होता है, 1/, मेंटेनेंस फैक्टर के होता है। अब देखिए, अब आपको देखना है ऑब्जर्वेशन फैक्टर। यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है ऑब्जर्वेशन फैक्टर माने अवशोषण गुणांक। तो ये ऑब्जर्वेशन फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.5 से 1 के बीच में होती है, 0.5 से 1 के बीच में होती है। और ऑब्जर्वेशन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन फैक्टर बराबर क्या लिखा गया है, अवशोषण से बचा हुआ ज्योतीय फ्लक्स बटे स्रोत से उत्पादित कुल ज्योतीय फ्लक्स। तो यह क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब कि यह होता है दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत के द्वारा अगर कुछ प्रकाश हमारा क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो जो प्रकाश स्रोत वहाँ से निकलेगा प्रकाश सोर्स से, वह कार्यतल पर पहुँचने से पहले जो भी हमारे वातावरण में धूल कण
हैं ये क्या करेंगे, प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे। तो जो अवशोषित करने के बाद जो बचेगा वही क्या होगा, कार्यतल पर पहुंचेगा। तो इसी को आपको लिखा गया है कि अवशोषण से बचा हुआ ज्योतीय फ्लक्स बटे स्रोत से उत्पादित ज्योतीय फ्लक्स। तो इसी का अनुपात जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन फैक्टर कहते हैं दोस्तों। और साफ वातावरण के लिए जैसे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है धूलकण के द्वारा प्रकाश का, तो जितना आएगा उतना क्या होगा, हमारा जितना उत्पादित होगा उतना ही कार्यतल पर आएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और धूम्र या कुहरे जैसे वातावरण के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वह हमेशा 1 से कम होती है और 0.5 लगभग होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ऑब्जर्वेशन फैक्टर क्या है यह आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है दोस्तों। रिफ्लेक्शन फैक्टर, यहाँ रिफ्लेक्शन फैक्टर, तो ये रिफ्लेक्शन फैक्टर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परावर्ती कारक। सबसे पहले इसको आप देखिए, इसकी वैल्यू जो होती है 0.6 से 0.85 के बीच में होती है रिफ्लेक्शन फैक्टर की वैल्यू। और रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, परावर्तित किरण बटे आपतित किरण, यानी रिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर क्या होता है, परावर्तित किरण बटे आपतित किरण। तो जानते हैं दोस्तों आप जो है ये कोई सतह है जिस पर प्रकाश की किरणें क्या हो रही, आ रही, और सतह से टकराने के बाद जो जा रही। तो यहाँ से जो परावर्तित किरण है और जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है इसी का अनुपात जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं। तो आप जानते हैं जितना भी प्रकाश इस सतह पर आएगा वो कुछ सतह के द्वारा कुछ प्रकाश अवशोषित कर लिया जाएगा, उसके बाद इधर कुछ हमारा क्या होगा, प्रकाश जाएगा। तो चूँकि जितना आएगा उतना परावर्तित नहीं होगा, तो आपतित का मान ज़्यादा होगा और परावर्तित का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर परावर्तित बटे आपतित है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, 1 से हमेशा कम होती है, और वो कितना होती है, 0.6 से 0.85 के बीच में होती है दोस्तों। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे अपव्यय प्रकाश कारक, यानी वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है, जिसको अपव्यय प्रकाश कारक कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू जो होती है 1.2 से 1.5 के लिए होती है। 1.2 जो है समतल सतह के लिए होती है और 1.5 क्या होती है, असमतल सतह के लिए होती है, फिक्स्ड होती है दोस्तों। इसको आप इतना ही मान के लेते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई लाइटनिंग स्कीम डिजाइन करते हैं तो उसमें प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, बेकार चला जाता है। तो जितना भी एक्चुअल में वहाँ प्रकाश की ज़रूरत है उसमें हम लोग वेस्ट लाइट फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करने के बाद जो एक्चुअल में मान प्राप्त होता है उतने ही स्तर का वहाँ पर हम लोग प्रदीपन या प्रकाशीय व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा गया है, डिजाइनिंग स्कीम में कुछ भाग प्रकाश का बेकार चला जाता है, अतः हम टोटल आवश्यक प्रकाश को वेस्ट लाइट फैक्टर से गुणा करके टोटल प्रकाश की गणना करते हैं। तो इसको आप समझिएगा दोस्तों, जैसे कहने का मतलब हमको जहाँ पर भी प्रकाश की आवश्यकता जितनी होगी उतना हमको प्रकाश देने के लिए वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट लाइट फैक्टर से गुणा करके हम लोग प्रकाश की गणना करेंगे। बस सिंपल सी बात ही ये आपको बताया जा रहा है। अब देखिए आगे आपको लिखा गया बीम फैक्टर क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपको बीम फैक्टर लिखा गया है दोस्तों। बीम फैक्टर सबसे पहले इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू जो होती है 0.3 से 0.6 के बीच में होती है। अब बीम फैक्टर क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आप अंधेरे में कोई टार्च जला रहे हैं, तो ये टार्च अगर मान लीजिए जला रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे जो भी प्रकाश निकलेगी, प्रकाश की किरणें निकलेगी वह एक बीम में होगी। एक जैसे जो प्रकाश की किरण होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। या रात में कभी आप देखे होंगे कि 2 व्हीलर का जो हेडलाइट होती है या 4 व्हीलर का जो हेडलाइट होती है वहाँ से जो प्रकाश निकलती है एक बीम की तरह जाती हुई होती है। तो दोस्तों उस बीम में जो प्रकाश होगा और जो हमारी लाइट, जो भी लाइट से जो प्रकाश उत्सर्जित होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके अनुपात को बीम फैक्टर कहते हैं।
यानी जैसे आपको बीम फैक्टर बराबर यहाँ पर देखिए लिखा गया है बीम ल्यूमेन, यानी जो है बीम, यानी ये जो आपको बीम यहाँ पर बनी है, ये जो आपको बीम यहाँ पर बनी, इस बीम में जितनी प्रकाश होगी और उस लैंप से जितना प्रकाश उत्सर्जित होगा उसी के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, बीम फैक्टर कहते हैं। तो जो हमारा लैंप से प्रकाश उत्सर्जित होगा दोस्तों वह अधिक होगा, और चूँकि बीम में थोड़ा कम हो जाएगा प्रकाश, इसलिए इसका मान जो होता है हमेशा 1 से कम होता है और 0.3 से 0.6 के बीच में होता है। तो देखिए इसमें लिखा गया प्रोजेक्टर की बीम की ल्यूमेन की मात्रा तथा लैंप से उत्पन्न ल्यूमेन की मात्रा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, बीम फैक्टर कहते हैं। यानी प्रोजेक्टर का मतलब ये है कि जो हमारा कोई प्रोजेक्टर है जहाँ से लाइट निकल रहा है या कोई हम लोग टार्च डाल रहे हैं उससे लाइट निकल रही है, तो उस बीम में जो प्रकाश की मात्रा होगी और जो उस लैंप से प्रकाश निकलेगी उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, बीम फैक्टर कहेंगे। अब दोस्तों आपको एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन देखनी है, स्पेस हाइट रेशियो। यानी स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है इसको आपको देखना है। देखिए स्पेस हाइट रेशियो, जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसकी डिफिनीसन है। स्पेस का मतलब दूरी होता है और दूरी का मतलब क्या है दोस्तों, दो हमारे जैसे यहाँ पर आपको बल्ब दिखाई दे रहे हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी उसी को हम लोग क्या करें, स्पेस। और इस बल्ब की जो ज़मीन से या कार्यतल से ऊंचाई है दोस्तों सॉरी, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस हाइट रेशियो कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, दो क्रमागत लैंपों के बीच की दूरी तथा कार्यतल से उसकी ऊंचाई के अनुपात को स्पेस हाइट रेशियो कहते हैं। और स्पेस हाइट रेशियो को हम लोग यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंप, यहाँ पर लैंप की जगह हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंप और माउंटेड हाइट ऑफ लैंप, यानी जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ पर एक लैंप है यहाँ पर दूसरा लैंप है, तो इसके बीच में जो हॉरिजेंटल हमारी डिस्टेंस होगी यह, और इस लैंप की जो ज़मीन से हाइट होगी इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्पेस हाइट रेशियो कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह कुछ आपकी किताब में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली थी, यह आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा कम समझ में आए तो एक बार दो बार इसको आप देखिएगा, और जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मात्र वीडियो देखने से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो लिख कर समझ कर आप जो है सभी डिफिनीसन को तैयार करिए, और उम्मीद है कि ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ऐसे ही आप जो है अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करिए और नोट्स को भी मेंटेन करिए। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।